मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। लेकिन कुछ महीने पहले मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे पिताजी, जिनका नाम रमेश था, उनकी अचानक मौत हो गई। पिताजी के जाने के बाद हमारे घर में सिर्फ 3 लोग बचे। मैं, मेरी माँ सुमन और मेरे दादाजी रमाकांत। मेरी माँ सुमन अभी भी जवान है और बहुत सुंदर दिखती है। पिताजी के जाने के बाद वो एकदम से टूट गई थी। उन्होंने सजना संवरना छोड़ दिया था और हमेशा सफ़ेद साड़ी में गुमसुम बैठी रहती थी। घर के तीसरे सदस्य मेरे दादाजी रमाकांत हैं, जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं और बहुत ही कड़क स्वभाव के आदमी हैं। पिताजी के रहते तक दादाजी अपने कमरे से कम ही बाहर निकलते थे और माँ से भी बहुत कम ही बात करते थे। लेकिन पिताजी के मरने के बाद मैंने दादाजी के व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा, जो कि अचानक से माँ के बहुत करीब आने लगे थे। पहले जो ससुर अपनी बहू से नज़र मिलाकर बात नहीं करते थे, अब वो घंटों माँ सुमन के पास बैठे रहते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वो माँ को हौसला दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बात कुछ और ही लगने लगी। दादाजी रमाकांत अब रात का इंतज़ार करने लगे थे। जैसे ही रात होती और मैं अपने कमरे में सोने जाती, तो दादाजी दबे पांव माँ सुमन के कमरे की तरफ बढ़ते। मैंने कई बार देखा कि वो माँ के कमरे में घुसते और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते। उस बंद दरवाजे के पीछे क्या होता था, ये सोचकर मेरा दिमाग फटने लगता था। मुझे अपनी माँ और दादाजी के रिश्ते पर शक होने लगा था कि कहीं पिताजी के जाने के बाद इन दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं बन रहा। ये शक मेरे दिल में जहर की तरह घुलता जा रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरे मन का वहम एक बीमारी की तरह बढ़ता गया। अब मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ माँ सुमन और दादाजी रमाकांत की हरकतों पर रहता था। मैं घर में एक बेटी नहीं बल्कि एक जासूस की तरह घूमने लगी थी। मुझे उनकी हर छोटी बात में खोट नज़र आने लगा था। जैसे एक दिन सुबह मैंने देखा कि माँ सुमन, जो पिताजी के जाने के बाद से सिर्फ फीके और सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रही थी, उस दिन उन्होंने अलमारी से निकालकर एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और बालों को भी अच्छे से संवारा था। यह देखकर मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि ये अचानक से आया बदलाव जरूर दादाजी के लिए है, क्योंकि घर में और कोई भी मर्द नहीं था जिसके लिए माँ को सजने संवरने की ज़रूरत हो। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था कि इन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, जो कि समाज और रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ है। दोपहर के वक्त जब एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई, तो मैंने देखा कि दादाजी और माँ रसोई में खड़े होकर बहुत धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। जैसे ही मेरे जूतों की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे देखा, तो दोनों एकदम से चुप हो गए और हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हो गए। दादाजी ने तुरंत बात बदली और पानी पीने का नाटक करने लगे। उनकी ये हड़बड़ाहट और चोरी पकड़े जाने वाला डर देखकर
मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मुझे अब पक्का हो गया कि वो मुझसे कुछ बहुत ही बड़ा छिपा रहे हैं और वो बात ज़रूर गलत ही होगी। दादाजी रमाकांत, जो पहले मुझे देखते ही प्यार से सर पर हाथ फेरते थे और मेरा हालचाल पूछते थे, अब मुझसे नज़रें चुराने लगे थे। वो मेरे सामने आने से कतराते थे। मुझे लगने लगा था कि वो अपनी करतूतों की वजह से शर्मिंदा है या फिर मुझसे डर रहे हैं कि कहीं मैं उनका भांडा न फोड़ दूं। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। दीवारों पर टंगी पिताजी की तस्वीर को देखकर मुझे रोना आता था कि उनके जाते ही उनके अपने पिता और पत्नी ने क्या गुल खिलाना शुरू कर दिया है। रात का समय मेरे लिए सबसे मुश्किल और दर्दनाक होता था, जब सारी दुनिया सो जाती थी और मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता था। तब मेरी आंखों से नींद गायब हो जाती थी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती और बस उस पल का इंतज़ार करती जब दादाजी के कमरे का दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ आएगी और वो दबे पांव माँ के कमरे की तरफ जाएंगे। मेरे दिमाग में तरह तरह के गंदे और बुरे विचार घूमने लगते थे। मैं सोचती थी कि बंद कमरे के अंदर क्या बातें होती होंगी। क्या दादाजी माँ के करीब जाते होंगे? क्या माँ उन्हें रोकती नहीं होगी या वो भी इसमें शामिल है? ये गंदे ख्याल मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहे थे। मुझे अपनी ही माँ से घिन आने लगी थी, जिस माँ को मैं देवी मानती थी और जिनकी पूजा करती थी। अब वो मुझे एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी। कई बार मेरा मन किया कि मैं जोर से चिल्लाऊं और घर के सारे दरवाजे खोल दूं और पूछूं कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। लेकिन फिर दादाजी के पुराने रुतबे और समाज में बदनामी के डर से मैं अपने होठों को सिल लेती थी। लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था, जो किसी भी दिन फट सकता था। मैं बस मौके की तलाश में थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, एक ऐसा ठोस सबूत जो कि मेरी आंखों देखी बात को सच साबित कर दे और मैं इन दोनों का असली चेहरा एक दूसरे के सामने ला सकूं। इसी उधेड़-बुन और तनाव में मैं रोज रात को जागती और अपनी दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती कि शायद कोई ऐसी आवाज़ आए जिससे मेरा शक पक्का हो जाए। और आखिर मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था और मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ शक नहीं करूंगी बल्कि तह तक जाकर रहूंगी। वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और भारी रात थी। बाहर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे को चीर देती थी। घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, करवटें बदली, तकिए से मुंह ढका, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मेरे दिमाग में बस वही एक ही फिल्म चल रही थी कि इस वक्त दादाजी रमाकांत और माँ सुमन के बीच क्या हो रहा होगा। करीब रात के 12 बज चुके थे और घर में सब शांत हो गया था। तभी मुझे बाहर आंगन से किसी के चलने की बहुत हल्की सी आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि अगर मैं जाग नहीं रही होती तो शायद सुन भी नहीं पाती। मेरा दिल जोर से धड़का और मैं समझ गई कि वक्त आ गया है। आज मुझे
अपनी रजाई छोड़कर उस कड़वे सच का सामना करना ही होगा। मैंने अपने डर पर काबू पाया और बहुत ही सावधानी से बिस्तर से उठी। मेरे पैर कांप रहे थे और गला सूख रहा था। मैंने चप्पल भी नहीं पहनी क्योंकि मुझे डर था कि चप्पल की भी आवाज़ से कोई जाग न जाए। नंगे पैर ही मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची और धीरे से चिटकनी खोली। दरवाज़ा पुराना था, इसलिए खोलते समय हल्की सी आवाज़ हुई, जिसे सुनकर मेरी सांसें अटक गई। मैं वहीं बुत बनकर खड़ी हो गई कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। लेकिन जब कोई भी हलचल नहीं हुई तो मैंने राहत की सांस ली और बाहर अंधेरे गलियारे में कदम रखा। घर में घुप अंधेरा था, बस आंगन में जल रहे एक छोटे से बल्ब की मध्यम सी रोशनी आ रही थी। मेरा पहला मकसद दादाजी के कमरे को चेक करना था। मैं दीवार के सहारे चलकर दादाजी रमाकांत के कमरे तक पहुंची और अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। दादाजी का बिस्तर खाली था और तकिया अपनी जगह पर नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वो अपने कमरे में नहीं है। तो फिर वो कहाँ हो सकते हैं? जवाब मेरे सामने था और उस जवाब ने मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ा दी। मेरा शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था कि वो जरूर माँ सुमन के कमरे में ही होंगे। मैं दबे पांव बिल्ली की तरह माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, जो घर के दूसरे कोने में था। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। मैं अपनी ही माँ और दादाजी की जासूसी कर रही थी। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा और शक ने मुझे रुकने नहीं दिया। आंगन पार करते हुए ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। आखिर में मैं माँ के कमरे के पीछे वाली उस खिड़की के पास पहुंची, जो अक्सर थोड़ी सी खुली रहती थी। वहां पहुंचकर मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई ताकि अंदर से मुझे कोई देख न ले। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि उसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही होगी। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया उस खिड़की के अंदर झांकने के लिए। पर्दे के बीच से एक पतली सी झिर्री बनी हुई थी, जिसमें से कमरे के अंदर पीली रोशनी आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी एक आंख उस दरार पर लगा दी ताकि मैं देख सकूं कि आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या राज है जो कि मुझसे छिपाया जा रहा है। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं जो देखने जा रही हूँ वो मेरी सोच से कितना अलग होगा। मैंने अपनी धड़कनों को किसी तरह से काबू में किया और अपनी आंख को खिड़की के पर्दे की उस बारीक सी दरार पर गड़ा दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा खून जम गया। कमरे में बहुत कम रोशनी थी, शायद सिर्फ एक छोटा सा बेड लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला और रहस्यमयी लग रहा था। माँ सुमन अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और उनके बाल खुले हुए थे, जो उनके कंधों और चेहरे पर बिखरे हुए थे। दादाजी रमाकांत उनके ठीक सामने खड़े थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उनके खड़े होने के तरीके से लग रहा था कि वो माँ के बहुत करीब हैं। फिर मैंने देखा कि
कि दादाजी धीरे धीरे माँ की तरफ झुके। मेरा दिल मुंह को आ गया। मुझे लगा कि वो अब कुछ बहुत गलत करने वाले हैं। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, पर मेरी जिज्ञासा ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। दादाजी ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और माँ के गाल को छूते हुए शायद उनके आंसू पहुँचे। ये देखकर मुझे बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि हमारे समाज में एक ससुर का अपनी जवान विधवा बहू को इस तरह छूना और उसके गालों पर हाथ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। माँ सुमन ने दादाजी का हाथ नहीं झटके और ना ही पीछे हटी, बल्कि उन्होंने अपना सर दादाजी के हाथ पर टिका दिया और शायद वो रोने लगी। बाहर से देखने पर यह नज़ारा किसी पिता और बेटी का नहीं, बल्कि मुझे दो प्रेमियों जैसा लग रहा था। मेरी आंखों में नफरत का खून उतर आया। मुझे लगा कि पिता की यादें और उनकी इज्जत इस बंद कमरे में नीलाम हो रही है। दादाजी अब माँ के बालों में हाथ फेर रहे थे और उनके कान के पास झुककर कुछ धीरे धीरे बोल रहे थे। मुझे उनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, बस उनके होंठ हिलते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राज की बात कर रहे हैं या फिर प्यार भरी बातें हो रही हैं। तभी दादाजी ने अपने कुर्ते की जेब से एक लाल रंग की मखमली डिब्बी निकाली और माँ के हाथों में रख दी। माँ ने उस डिब्बी को देखा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो कोई बहुत कीमती तोहफा हो। इसके बाद माँ दादाजी के पैरों को छूने के लिए नीचे झुकी, लेकिन दादाजी ने उन्हें तुरंत कंधों से पकड़कर उठाया और फिर से अपने गले लगा लिया। एक जवान बहू और ससुर का इस तरह गले मिलना मेरे बर्दाश्त से बाहर था। ये सब देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंदर जाकर चिल्लाऊं और दरवाज़ा तोड़ दूं या वहीं खड़ी होकर तमाशा देखती रहूं। मेरे मन में जो थोड़ी बहुत इज्जत दादाजी के लिए बची थी, वो भी उस पल मिट्टी में मिल गई। मुझे लगा कि ये दोनों मिलकर मुझे और पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं और उनका ये गुप्त रिश्ता ना जाने कब से चल रहा होगा। मैं वहाँ खड़ी खड़ी गुस्से से जल रही थी और मुझे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दादाजी को दुनिया इतना सम्मान देती है, वो रात के अंधेरे में अपनी ही बहू के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। मैं वहाँ खड़ी होकर ये सब देख ही रही थी कि तभी अचानक मेरे साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गुस्से और घबराहट में मेरा शरीर कांप रहा था और मैं अनजाने में थोड़ा पीछे हटने की कोशिश कर रही थी कि तभी मेरा बायां पैर जमीन पर पड़े एक खाली गमले से टकरा गया। रात के उस गहरे और डरावने सन्नाटे में मिट्टी के गमले के टूटने की आवाज़ किसी बम धमाके जैसी लगी। खट की उस तेज आवाज़ ने कमरे के अंदर चल रही सारी बातों को एक पल में ही रोक दिया। दादाजी रमाकांत ने बिजली की तेजी से मुड़कर सीधे खिड़की की तरफ देखा और उनकी बूढ़ी लेकिन तेज नज़रें सीधे पर्दे की दरार के पीछे छिपी मेरी आंखों से टकरा गई। मेरी सांस हल्क में अटक गई और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मुझे लगा कि अब तो मैं गई, मेरा राज खुल गया है और अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई और मैंने वहाँ से भागने की सोची। मैंने तुरंत पलटकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश की ताकि मैं रजाई में घुसकर सो जाने का नाटक कर सकूं, लेकिन मेरे पैर मेरे मन का साथ नहीं दे रहे थे।
वो डर के मारे पत्थर जैसे भारी हो गए थे। अभी मैं लड़खड़ाते हुए 2 कदम ही भागी थी कि पीछे से कमरे का दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई और दादाजी की भारी और कड़क आवाज पूरे आंगन में गूंजी। रुक जा, वहीं कौन है? वहां मैं बुत बनकर खड़ी हो गई, लेकिन फिर जान बचाकर भागने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पीछे से बहुत जोर से पकड़ लिया है। वो पकड़ लोहे की जंजीर जैसी मजबूत थी। मैंने मुड़कर देखा तो दादाजी रमाकांत गुस्से में लाल पीला होते हुए मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में जो गुस्सा और आग थी वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरे मुंह से दर्द के मारे चीख निकल गई। वो मुझे किसी अपराधी की तरह घसीटते हुए वापस कमरे के अंदर ले जाने लगे। मैं रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि दादाजी मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस पानी पीने आई थी। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे खींचते हुए माँ के कमरे में ले जाकर खड़ा कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब क्या होगा। क्या वो मुझे मारेंगे या फिर मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ और करेंगे। माँ सुमन भी घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मुझे इस हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उस पल मुझे लगा कि मेरी जासूसी ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और अब मेरा बचना नामुमकिन है। दादाजी ने लोहे की जंजीर जैसी अपनी मजबूत पकड़ से मेरी कलाई को जकड़ रखा था और वह मुझे आंगन से घसीटते हुए कमरे के अंदर ले आए। मेरी कलाई में इतना तेज दर्द हो रहा था जैसे कि हड्डी टूट जाएगी, लेकिन दादाजी के गुस्से के आगे मेरा दर्द कोई भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने मुझे एक ही झटके के साथ कमरे के बीचों बीच धक्का दिया और मैं लड़खड़ाती हुई अपनी माँ सुमन के पैरों के पास मुंह के बल गिर पड़ी। गिरने से मेरे घुटने में चोट लग गई और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा। माँ सुमन एकदम से हक्की बक्की रह गई। मुझे इस हालत में जमीन पर पड़ा देखकर वो घबराकर मेरी तरफ बढ़ी और मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दादाजी ने एक शेर की तरह दहाड़ते हुए माँ को वहीं रुकने का इशारा किया। उनकी आवाज़ में इतनी कड़वाहट और सख्ती थी कि माँ भी सहम गई और पीछे हट गई। दादाजी का चेहरा गुस्से से अंगारे की तरह लाल हो गया था और उनकी सफ़ेद मूछें फड़क रही थी। वो मेरे ठीक सामने खड़े हो गए और अपनी उंगली मेरी तरफ तानते हुए गरजे कि रिया, तुझे शर्म नहीं आती? आज तूने मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरों और अपराधियों की तरह रात के अंधेरे में अपनी ही माँ और दादा की जासूसी करने की? क्या तुझे लगता है कि हम इस बंद कमरे में कोई पाप कर रहे हैं या कोई अनैतिक काम कर रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ घृणा भरी नज़रों से देखा और वही बात कही जो मेरे दिल को चीर गई। वो बोले कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल तेरे हाव भाव बदल गए हैं। तेरी जवानी बड़ा उबाल मार रही है। तुझे लगता है कि तू अब बड़ी हो गई है और दुनिया की सारी समझ तुझे आ गई है, लेकिन असलियत ये है कि तेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भर गई है। तुझे हर रिश्ता मैला और हर इंसान गलत नज़र आने लगा है। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी जैसी बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा भी दे तो तेरी गंदी नज़रों में वो हवस दिखाई देती है। छी रिया, मुझे तो तुझे अपनी पोती कहते हुए भी शर्म आ रही है।
कि तेरी सोच इतनी गिर चुकी है। मैं ज़मीन पर पड़ी पड़ी रोती रही और गिड़गिड़ाती रही कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। लेकिन दादाजी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कमरे में इधर उधर टहल रहे थे और अपना माथा पीट रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि मैंने सोचा था तू पढ़ लिख कर समझदार बनेगी और घर का नाम रोशन करेगी, लेकिन तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अगर कोई बाहर वाला ये देखता कि एक पोती अपने दादा और माँ को खिड़की से झांक रही है तो वो हमारे बारे में क्या सोचता। क्या क्या यही संस्कार दिए थे तेरे पिता ने तुझे? ये सब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर खोलते हुए तेल की बूंदें डाल रहा हो। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि नज़रें उठाकर माँ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। माँ की सिसकारियों की आवाज़ आ रही थी, वो भी रो रही थी और बार बार दादाजी से कह रही थी कि बाबूजी बस कीजिए, बच्ची है, नादान है, गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दादाजी ने माँ को भी डांट दिया और कहा कि नहीं सुमन, आज इसे रोने दो, आज इसे अपनी घटिया सोच का एहसास होने दो। अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो कल ये पूरे समाज में हमारी नाक कटवा देगी। उस वक्त कमरे का माहौल इतना भारी और तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। मैं बस जमीन को घूर रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें जिंदा ही समा जाऊं, क्योंकि दादाजी की कही हुई हर एक बात सच थी। मेरी सोच वाकई में गंदी हो गई थी और मैंने बिना सच जाने उन पर इतना घटिया शक किया था। लेकिन अभी भी मेरे मन के एक कोने में यह सवाल दबा हुआ था कि अगर मैं गलत हूं तो फिर इतनी रात को ये गुप्त बैठक आखिर हो क्यों रही थी और वो रहस्यमयी चीज़ क्या थी जो दादाजी ने माँ को दी थी। दादाजी के चुप होने के बाद कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई थी, जिसमें सिर्फ मेरी सिसकारियों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी माँ सुमन ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और हिम्मत करके दादाजी के पास गई। उन्होंने दादाजी के कांपते हाथों से वो लाल रंग की मखमली डिब्बी धीरे से ले ली, जिसे देखकर मेरा शक शुरू हुआ था। माँ मेरे पास आई और मेरे सामने जमीन पर ही घुटनों के बल बैठ गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और ममता थी। उन्होंने वो डिब्बी मेरी आंखों के सामने की और कांपते हाथों से उसका ढक्कन खोल दिया। मेरी आंसुओं से धुंधली हुई आंखों ने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल रुक सा गया। उस डिब्बी के अंदर सोने के दो बहुत ही पुराने और भारी कंगन रखे थे, जिनकी चमक उस कम रोशनी में भी बहुत तेज थी। माँ ने भारी और रूंधे गले से कहा कि देख रिया, गौर से देख अपनी उस गंदी सोच का सच। ये तेरे दादाजी का मुझे दिया हुआ कोई तोहफा नहीं है और ना ही ये मेरी किसी खुशी के लिए है, बल्कि ये तेरी दादी की आखिरी निशानी है, जिसे दादाजी ने आज तक अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। माँ ने आगे बताया कि तेरे पिताजी रमेश अपने पीछे व्यापार में हुआ बहुत बड़ा घाटा और लाखों का कर्ज छोड़कर गए थे, जिसके बारे में हमने तुझे कभी भनक भी नहीं लगने दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तेरी पढ़ाई खराब हो या तू किसी तनाव में आए। पिछले कुछ महीनों से कर्ज देने वाले लोग हमें बहुत परेशान कर रहे थे और बात हमारे घर की नीलामी तक आ गई थी। जब दादाजी को पता चला कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है तो उन्होंने अपना ये सबसे कीमती खजाना यानी कि तेरी दादी के कंगन निकाल कर मुझे दे दिए और कहा कि सुमन, इन्हें बेचकर सारा कर्ज चुका दो और जो पैसे बचे उन्हें रिया की
शादी के लिए बैंक में जमा कर दो। मैं मना कर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये कंगन दादाजी के जीने का सहारा है, लेकिन वो पिछले कई रातों से मेरे कमरे में यही समझाने आते थे कि बीती यादों से ज़्यादा ज़रूरी घर की इज्जत और बच्चों का भविष्य है। वो मुझे हौसला देते थे और मेरे सर पर हाथ रखकर कहते थे कि घबरा मत, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तेरे पिता की तरह तेरे साथ खड़ा हूँ। जिस स्पर्श को और जिस प्यार को तूने हवस और गंदगी समझा, वो असल में एक पिता का अपनी हताश और दुखी बेटी को दिया गया आशीर्वाद और हिम्मत थी। माँ की ये बातें सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा और मेरे पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। मुझे लगा कि किसी ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। मेरा रोम रोम शर्म से पानी पानी हो गया। जिस दादाजी को मैंने एक बुरा इंसान समझा, वो असल में एक देवता निकले जो अपनी सबसे कीमती यादें कुर्बान करके हमारा आज और कल बचा रहे थे। और मैं मूर्ख अपनी छोटी और घटिया सोच की वजह से उन पर कीचड़ उछाल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। मैंने घिसटते हुए दादाजी के पैर कसकर पकड़ लिए और अपना सर उनके चरणों में रख दिया। मैं बस एक ही रट लगाए जा रही थी कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। मैं आपकी पोती कहलाने के भी लायक नहीं। दादाजी का गुस्सा मेरे आंसुओं को देखकर पिघल चुका था। उन्होंने धीरे से झुककर मुझे कंधों से पकड़कर उठाया और मेरे सर पर अपना कांपता हुआ हाथ फेरा। उनकी बूढ़ी आंखों में भी नमी तैर आई थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अपनी आंखों पर भरोसा करने से पहले अपने परिवार के संस्कारों और उनकी नीयत पर भरोसा करना सीखो। इंसान हालात से मजबूर हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो चरित्र से भी गिरा हुआ हो। उस रात हम तीनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए, लेकिन उन आंसुओं ने हमारे बीच की सारी गलत फहमियों और शक की दीवारों को हमेशा के लिए गिरा दिया था। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि अब मैं कभी भी बिना सच जाने किसी पर भी शक नहीं करूंगी और अपने दादाजी की उस त्याग और तपस्या को जिंदगी भर याद रखूंगी, जिन्होंने अपनी यादें बेचकर मेरा भविष्य संवारा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।